इस पराठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम इस हिस्टोरिकल वन शॉट को स्टार्ट करते हैं, जिसकी ऑथर और नरेटर मैं खुद हूँ। तो दो ट्राइब्स के बीच में युद्ध हो रहा था। पहले के ज़माने में जो ट्राइब्स होते थे वो अलग अलग सामंत अलग अलग सीमावर्ती प्रदेशों में रहा करते थे, जहाँ पे लैंड ट्राइब्स के साथ में युद्ध हो रहा था, जो कि वेन ट्राइब्स थे। और वो लोग युद्ध कर रहे थे ओनली फॉर सीमावर्ती क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाने के लिए। लैंड ट्राइब से दो राजकुमार युद्ध लड़ रहे थे और ये किंगडम पैलेस है, कोई डिसिपल्स नहीं, कोई कल्टीवेटर नहीं, कुछ भी नहीं। जो वहाँ के दो प्रिंसेस थे, लैन सिचैन और लैन हांगोजुन, वो दोनों वेन क्लान से लड़ रहे थे, जहाँ से वेन जू और वेन चाओ दोनों युद्ध कर रहे होते हैं। सब सेना नेतृत्व किया गया था बहुत अच्छे तरीके से। शाम होते होते दोनों के युद्ध में घमासान युद्ध होता है और उसके बाद शंखनाद के साथ ही युद्ध विराम कर दिया जाता है। शाम के समय में जितने भी घायल सैनिक थे उन सबको उठा करके उन सबका इलाज किया जाता है और बाकी अदर्स को, जो मरे हुए थे, वो लोग उनके परिवार वाले को लिए सुपुर्द किया जाता है। ऐसे करते हुए ये युद्ध लगभग 10 दिनों से चल रहा था। जीतने के लिए पर्याप्त मात्रा में सिर्फ सेना ही काफी नहीं होती है, अनाज और अंगरक्षक, साथ में सैनिक, बहुत सारे कमांडर्स, बहुत चीजें जरूरी करती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो वेंचाउस थे वो भी ऐसे तो युद्ध कला में बहुत ही ज्यादा माहिर था, बट फिर भी वो छल कपट के साथ इस युद्ध को जीतना चाहता था। वेंजाओ के खेमे में युद्ध स्थान के जगह पे वेंजाओ आते हुए कहता वेंजो से, गगा, क्या हम ये युद्ध सच में हारने वाले हैं? क्यों ना हम उन दोनों भाइयों को मार डालें, जिससे कि जो हमारा युद्ध है वो जीत जाए हम। तभी वेंजो कहता है, नहीं, हम ईमानदारी से युद्ध लड़ेंगे, बेईमानी करके नहीं। वेंजू की बात सुनकर वेंचाओ कहता है, बट फिर भी वो लोग तो, और फिर वो चुप हो जाता है और वहां से वो चला जाता है। उसके बाद वो अपने खेमे में आता है और आ करके और अपने एक डिसाइपल से, जिसका नाम सु यांग था, उसे कहता है, ये लो। तो सु यांग कहता है, ये क्या है? कहता है, ये जहर है, उसे दे देना और हो सके तो उसे युद्ध क्षेत्र से दूर लेके जाना, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे रहे। तो वेंचाओ की बात सुनकर सु यांग कहता है, आखिर आप चाहते क्या हैं? कहता है, जो होगा वो बाद में दिखेगा, अभी नहीं। और हाँ, वो नवरत्न सितारा तो मुझे ही चाहिए। हाँ, उसके जो वो हथियार जिसके पास होगा वो स्वर्ग तक भी जा सकता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से वहां तक जाऊँ, उस रेलम तक जाऊँ, मुझे वहां जाना है। ये सोच करके और वो लोग वापस अपने अपने खेमे में सो जाते हैं। सोयांग, जो कि बड़े ही चालाकी के साथ में लैंस के खेमे में घुस आया था, और आते ही वो सीचन को मारने के लिए वो आया था, लेकिन उस दिन गलती से हांगनजुन उसके बेड पे बैठा हुआ था और सीचन बाहर दौरा पे गए हुए थे। अब उस समय दोनों भाई सेम ही दिखते थे लगभग लगभग। तो सुयांग को पता नहीं चला कि सीचन कौन है और हांगनजुन कौन है। हांगनजुन जो कि लिख रहा था बैठ करके, तो वो चुपके से आता है और उसके पास चाय रख करके, कि उसने लैंस का ही डिसाइपल्स का, जो सैनिक वगैरह थे, उसका ही कपड़ा पहना हुआ था। एंड देन वहाँ पे गरम चाय का प्याला और कप रख करके और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हांगनजुन उसे बस जाते हुए देखता है और कुछ कहता नहीं है। फिर वो चाय ढार करके और पी जाता है। जितना भी चाय था वो सारा पी जाता है और लिखते लिखते उसे कब बेहोशी आने लगती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह युद्ध के समय उसकी नींद लगभग 9:30 बजे के आसपास खुलती है, जब सीचन उसे पानी डालकर उरेल कर उठाते हैं। हांगनजुन उठते हुए कहता है, क्या हुआ है गगा? तो वांगजी कहता है, देखो, सीचन कहता है वांगजी से, देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर युद्ध करने चलना है हमें, क्या तुम नहीं जाना चाहते हो? वांगजी कहता है, गगा, कल रात को मैं चाय पिया था और उसके बाद फिर उसे याद आता है कि चाय पीने के कुछ टाइम बाद ही उसे चक्कर जैसा फील होने लगा था, इसलिए कहता है मेरे चाय में कुछ तो था। सीजन उस चाय को स्मेल करते हुए कहते हैं, हाँ, ये बेहोशी की दवाई थी, अगर इसे ज़्यादा मात्रा में दिया जाता तो तुम्हारे शायद
जान भी जा सकती थी वांगजी। वांगजी कहता है, पर फर्स्ट राजकुमार, आप मुझे ये बताइए या गगा कि कोई भला मुझे बेहोश क्यों करना चाहेगा, जबकि उसके लिए इजी टास्क तो मैं मारना था। तो कहता, हो सकता है कि वो उसके इरादे कुछ और है, बट क्या तुम चल सकते हो इस पे? वांग जी कहता है, मैं ठीक हूँ। और इतना बोलकर दोनों भाई वापस से युद्ध करने के लिए आते हैं, जहाँ एक तरफ वेंजू सीचन से लड़ रहे होते हैं और वेंचाओ वांग जी से लड़ रहे होते हैं। वेंचाओ वांग जी को वहां से दूर ले जाना चाहता था, जो काम उसने सुयांग को सौंपा हुआ था, लेकिन अभी इस युद्ध स्थान से उसे वहां से खींच के हटाना था। तो जो वेंचाओ था उस पर तीर चलाता है, देन उसके पीछे वार करते हुए वहां से वो निकल जाता है। वो जैसे वहां से जा रहा होता है, वांगजी उसके पीछे हो लेता है, क्योंकि उसके साथ उसे युद्ध करना था। और वेंचाओ यही तो चाहता था, उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालते हुए जंगल की तरफ ले आता है। और हांगनजुन उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ रहा होता है। वेंचाओ बड़े ही आसानी के साथ में हांगनजुन को एक रैप में फंसा देता है, जो कि एक गड्ढा बनाया हुआ था, और उसके ऊपर जंगल सब डाल के, और उसके अंदर वांगजी घुस जाता है। उसके बाद उस जाल डालकर उसको ठोक के वापस से उसको बंद कर देता है, और वांगजी उसी गड्ढे के अंदर फंसा हुआ था। उसके जाने के बाद विंचो और सुयांग के लिए रास्ता क्लियर था और वो युद्ध भूमि में आ जाता है। अब इधर जो हमारा वांगजी था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मतलब इससे निकले तो निकले कैसे। उसके बाद वो जैसे तैसे करके उस जाल को काटते हुए बाहर आता है, तो वहाँ पे कुछ जंगली भेड़िए मिलते हैं उसे, जिससे वांगजी को सामना करना पड़ता है, और वांगजी उन सबको मार के गिरा देता है। उसके बाद वो युद्ध भूमि में आता है, तो देखता है कि लैन सिचन की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। वो आते ही अपने कुछ सैनिकों को बोलता है कि लैन सिचन को ले जाकर के खेमे में और उनका इलाज किया जाए। उसके बाद फिर वापस से शाम होने में 2 घंटा बाकी था, तो वांगजी लौट आया था। विंचाओ जब देखता है कि इतना जख्मी होकर भी वांगजी लड़ रहा है, वो कहता है कि इसको मैं यही मार दूंगा, ये बचेगा ही नहीं। और उसके बाद विंजू और विंचाओ दोनों मिलकर वांगजी से युद्ध करने लगे थे। वांगजी आखिरी सांस तक अपने सैनिकों के साथ में उन लोगों से लड़ रहा होता है। उसके बाद वो अपनी तलवार निकालता है, और निकालने के बाद बीचेन वो उस दोनों से लड़ाई करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो युद्ध कर रहा था, शाम हो रहा था, धीरे धीरे करके वेंजू की भी ताकत कम होती जा रही थी। और उसके बाद जो वांगजी था, उसने एक ही वार में सायंकाल होने से पहले ही उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। वेंचाओ को जब ये देखता है कि उसके भाई को मार डाला, तो वो वांगजी के ऊपर हमला करने आता है। तो वांगजी भी वेंचाओ को एक तो सीने में वार करता है, एक बाह काट देता है, और उसके बाद उसके पीठ में तलवार घुसेड़ देता है। और उसके बाद युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। उसके बाद ये युद्ध लगभग लैंड ट्राइब्स जीत चुका था और विंस ट्राइब्स हार चुका था। उसके बाद युद्ध खत्म होने के बाद जो सीमावर्ती क्षेत्र विंस जिसके लिए लड़ रहे थे, वो अब लैंड ट्राइब्स के अंदर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांगजी अपनी बची खुची सेना को ऑर्डर देता है वापस से खेमे में जाने और लैंड सीजन का पूरा इलाज करने के लिए। उसके बाद वांगजी कुछ जितने भी बचे खुचे लोग थे उन सबको इकट्ठा कर रहा होता है कि वापस से उसे अपने ले जा सके। और इस चक्कर में वो युद्ध भूमि में ही बहुत दूर तक चला आया था। आते आते युद्ध एक पहाड़ के पूरे समतल इलाके पे हो रहा था। वो वहां पे आता है और मतलब शाम हो रहा था, पूरा सूरज ऊपर से उसको वो दवाई असर कर रही थी। ऊपर से ये इतना बुरी तरीके से जो भेड़िए के झुंड से लड़ाई किया था, तो जख्मी हुआ था, फिर युद्ध में भी वो घायल हुआ था। तो वहां से सीधे वो खाई में गिर जाता है। और वो जैसे ही खाई में गिरता है, वो खाई में जैसे अपने सारे लोगों को समेट करके एक जगह वो खड़ा हो गया था, और वहां से वो देख रहा था कि कोई और जिंदा है या नहीं। चक्कर खा करके वो सीधे खाई में ऐसे टर्न गिर जाता है। तो अचानक से उसे एहसास होता है कि जैसे कोई एक झूले के ऊपर वो झूल रहा है, और एक तरफ से पानी का झरना है जो कि उसके ऊपर पड़ रहा था और वो भीग रहा था। वो जिस झूले के ऊपर झूल रहा था, वहां से पानी का झरना होके जा रहा था, और वांगजी अपनी तलवार के साथ में वहां पे लटका पड़ा था। और उसका एक पैर जो वो झूला था, जो कि एक पुलिया था लकड़ी का और रस्सियों से बना हुआ, उसमें पैर फंस जाता है और उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, और वो पैर लगभग नहीं काम करने के हालत में पहुंचा हुआ था, एक ही पैर और एक हाथ की एक उंगली। तो वो बेहोश हो चुका था। वहीं से कुछ ट्राइब्स को लोग गुजर रहे थे और वो आने जाने का एक ही रास्ता था। तभी उसमें से एक लड़का भागा हुआ आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा विंग है। और वो उसे देखता और कहता, बाबा बाबा, इसे कुछ हो गया है, इसके कपड़े देखने से लगते हैं। तभी वो कहता है, ये लायंस ट्राइब्स के शायद
सेकंड या फर्स्ट राजकुमार हो सकते हैं। चलो हम इसे अंदर ले जाते हैं। विंग कहता है क्या सच में इसे अंदर ले जाना खतरे से खाली तो नहीं होगा ना? उसके बाबा कहते हैं पहले हमें इन्हें बचाना होगा, बाद में हम बुझेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। इतना बोल करके वांग जी को 4-5 जन कंधे पे उठाते हैं। एंड देन उस पुलिया से होते हुए झरना का बीचों बीच रास्ता बना हुआ था। ये ट्राइब्स के लोग सबसे छुप के रहते थे, दुनिया से अलग, एकदम सुनसान इलाके में। और वो अंदर लेके आते हैं। अंदर आने के साथ वहाँ पे पूरा का पूरा एक कबीला था, लेकिन वहाँ कोई पैलेस नहीं था, पक्के मकान नहीं थे। सब छोटे छोटे झोपड़ी से बने हुए घर में रहते थे और दीवारें उनके लकड़ी के और तख्तों के बने हुए थे। तो वैसे घरे में वो था। वो शख्स कि वो विंग के बाबा वी चांगसे और वी कांगसे थे। तो वो आते हैं और वी चांगसे ले करके उसे और अपने बेड पे लिटा देते हैं। वी चांगसे आते हुए कहती हैं ये कौन है? वो बोलता है शायद ये लाइन ट्राइब्स के राजकुमार हैं। देख रहे हैं ये पट्टी, इसके ऊपर क्लाउड बना हुआ है। अब तो इनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि ये फर्स्ट राजकुमार है या फिर सेकंड राजकुमार है। फिर वी चांगसर वी कांगसे मिल करके उन दोनों का इलाज करती हैं। तभी बाओसे सरन जो उस कबीले का हेड थी, उन्हें पता चलता है कि इस ट्राइब्स में बाहर वालों को लाया गया है, तो वो आती है देखने के लिए। तो पहले तो वी कांगसे को वी चांगसे, अरे यार उसके फादर को छोड़ो, मैं इसके इन दोनों के नाम में हमेशा कंफ्यूज होती हूँ मैं, आप लोग समझ जाना। विंग के फादर को बाहर आंगन में बिठा दिया जाता है उन्हें पनिशमेंट के तौर पे, क्योंकि इस ट्राइब में बाहर से कोई लोग भी नहीं आ सकते थे और ये पहली बार था। ऊपर से विंग की जन्म की भविष्यवाणी को लेकर भी उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी की गई थी कि अमावस्या के दिन जो शख्स पहले विंग से मिलेगा वही उसका पति बनेगा और उसी के साथ उसे रहना होगा। लेकिन उसके बाद विंग के लाइफ में बहुत सारे मुश्किलें आएंगी और शायद से वो मारा भी जा सकता है। इसीलिए विंग को कहीं जाने नहीं दिया जाता था और ये एक गे हिस्टोरिकल स्टोरी होने वाली है। और आज अमावस्या था। उसके बाद दूसरी तरफ इसके सारे परिवार वाले उसका इलाज कर देते हैं और वांगजी की जो फोरहेड पे जो रिबन था ना, वो अभी भी बंधा हुआ था। रात का टाइम था। विंग उसको देखने के लिए आता है, जहाँ पे उसके पैर में ना पट्टी बांध बांध करके लकड़ी से स्टेच कर दिया गया था ताकि उसके पैर हील हो जाए, और हाथ में भी पट्टी वगैरह बांध दी गई थी। और विंग उसको देखता है लेटे हुए और उसे देखते ही अपने मन में कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, बट तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम्हारे होश में आने के बाद पता नहीं हमारी जो लीडर है वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी। और इतना बोल करके उसके पास बैठा हुआ था। वांगजी को देखते देखते कब विंग को नींद आ गई पता ही ना चला। और उसका जो फोरहेड रिबन था, विंग सोते वक्त उसका हाथ ना उसके कंधे से होते हुए उसके बालों तक चला गया था। और जो विंग के हाथ में धागा वगैरह मोती वगैरह बंधा हुआ था ना, उस मोती में ना वो फोरहेड रिबन का फीता फंस जाता है। सुबह के टाइम पे जब वांगजी की नींद खुलती है तो देखता है कि विंग उसके सीने के ऊपर सर रख के सो रहा है। पहले तो वांगजी विंग को देखता है, अंदर उसे हटाने की कोशिश करता है, जो कि विंग नींद में था, लेकिन नहीं हटता है। तभी वांगजी को एहसास होता है कि उसका फोरहेड रिबन ना धीरे धीरे खुल रहा है। वो आवाज लगाते हुए कहता है क्या आप उठेंगे, क्या आप उठेंगे? और उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा होता है। विंग हड़बड़ाते हुए उठता है और वो धागा उसके हाथ से खुल करके विंग के हाथ में आ गया था। वांगजी कहता है नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। विंग कहता है हमें माफ कर दीजिए राजकुमार, क्या नहीं होना चाहिए था? वांगजी कहते हैं तुम्हारे हाथ में हमारे लैंड कबीले का ये फीता, ये रिबन नहीं होना चाहिए था। विंग कहता है इसका क्या मतलब है? तभी पीछे से लीडर आती है और कहती है इसका यही मतलब है। और आते ही विंग को एक थप्पड़ खींच के लगाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें बिच्छू से भरे तालाब में फेंक दिया जाएगा। अगर तुम उसमें से जिंदा बच के वापस आओगे तो तुम्हारी शादी इस शख्स से हो जाएगी, नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी और इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। इतना सुनना हुआ ही था तो वांगजी शौक हो गया था और कहता है ये आप क्या कह रही हैं? बाओसेसरन कहती है कि आपको पता नहीं है, ये जो आपके ट्राइब्स का जो ये रिबन है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पत्नी के हाथों पर या फिर अपने पति के माथे पर बांधी जाती है। ये बात तो लैन वांगजी को पता ही था। तभी वी चांगसे और कांगसे दोनों आगे थे, कहते हैं ये आप क्या कह रही हैं लीडर? बाओसेसरन कहती तुम चुप रहो, तुमने अपने बेटे के लिए मुसीबत बुलाई है। अभी के अभी मैं इसे बिच्छू से भरे हुए तालाब में फेंकती हूँ। अगर ये जिंदा लौटा तभी ये इससे शादी कर सकता है, और अगर नहीं आया तो इससे इसकी शादी नहीं होगी और इसे यहाँ से जाना होगा। इतना बोलना हुआ ही था कि विंग को 2-3 लोग पकड़ लेते हैं और विंग को ले जा करके उस बिच्छू भरे तालाब में फेंक देते हैं। और वो कोई नॉर्मल तालाब नहीं था, वो एक मायावी तालाब था।
जो कि इस ट्राइब के लोगों ने अपने बचने के लिए बनाया हुआ था। तो विंग को ले जाकर के पकड़-धकड़ के ज़बरदस्ती उस तालाब में फेंक दिया जाता है। पहले तो विंग बहुत चीखता-चिल्लाता है क्योंकि सारे बिच्छू उसको डंक मार रहे होते हैं और देखते-देखते विंग उस पानी के अंदर समा जाता है। विंग के साथ क्या हो रहा था किसी को कुछ नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ वी चांग-से और वी कांग-से दोनों नदी किनारे बैठे हुए थे कि उसका बेटा कुछ समय बाद बाहर निकल के आ जाएगा। सुबह से शाम हो गई थी, शाम से रात हो गया था, लेकिन विंग उस तालाब से बाहर नहीं आया। बावसेसरन उन दोनों के पास आते हुए कहती है, हमने कहा था ना, तुमने अपने बेटे के लिए मुसीबत बुलाई है। तुम्हारे बेटे की डेस्टिनी इस इंसान के साथ लिखी हुई है और देखो वो नदी में जाते ही मर गया। तुम्हें पता है ना, जिसके साथ जिसकी डेस्टिनी लिखी होती है उस नदी से वो बाहर आ ही जाता है आखिरकार। हाँ, वी चांग से बहुत ज़्यादा रोती हुई कहती है, आप मेरे बेटे के ऊपर रहम कीजिए, उसे बचा लीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा इकलौता बेटा है और इन्होंने तो शादी के लिए हाँ और ना कहा भी नहीं। तो फिर तभी वांग जी, जो कि उसको व्हील चेयर पे बिठाया गया था, लकड़ी के बने हुए चेयर पे, और उसको ला करके वहाँ पे रखते हुए कहता है, देखिए आपकी वजह से मेरा बेटा इस पानी में चला गया और वो अभी तक नहीं लौटा। कैसे कैसे मैं उसे बचाऊंगा? आप कहिए ना कुछ। वांग जी कहता है, हमें सही से कुछ पता नहीं है आपके ट्राइब्स के क्या रूल और रेगुलेशन है। तभी पानी में से बुलबुला छूटता है एंड देन विंग वहां से करते हुए बाहर आता है। उसकी पूरे बॉडी से खून बह रहा था और एक दो जो बिच्छू थे उसके ऊपर भी थे। विंग उन सब बिच्छू को हटाते हुए बाहर आता है और आते ही वांग जी के पैरों के पास गिर के सीधे बेहोश हो जाता है। बॉस सेरेन फिर उसका खून निकालने के लिए उसके हाथ को और गले के पास चीरा मारती है और सारे खून को बाहर निकालती है और कहती हैं, इनको रेडी किया जाए, विंग की शादी इससे होने वाली है। वांग जी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई चल क्या रहा है। उसके बाद वांग जी को एक कमरे में तैयार करा जा रहा था और इधर विंग को तैयार किया जा रहा था। विंग ने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे और वांग जी ने भी काले कलर के ही कपड़े पहने हुए थे। फिर वहाँ पे उन दोनों को अग्नि के सामने में साक्षी मानते हुए, क्योंकि ये ट्राइब्स के लोगों का मानना था कि अग्नि बहुत ही पवित्र चीज़ होती है और वो अग्नि उसके एंसेस्टर के सामने में जलाई जाती थी। तो उस अग्नि के सामने में साक्षी मानते हुए वहाँ पे बाओसेसरन वांग जी की जो रिबन था उसे लेती है और विंग के हाथ पे बांध करके वांग जी के हाथों में बांध देती है एंड देन दोनों को एंसेस्टर के सामने में 3 बार बो डाउन करने के लिए बिठा देती हैं। 3 बार बो करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को बो करते हैं और उसके बाद ये शादी फाइनली हो जाती है। शादी हो जाने के बाद जो वांग जी था उसे वापस से कुर्सी पे बिठा दिया जाता है, व्हील चेयर वाले पे, और फिर वो विंग उसके पास खड़ा हो जाता है और बाओसेसरन कहती हैं, हमारे ट्राइब्स का नियम है, अगर कोई एक बार अपना जीवन साथी चुन लेता है तो आप उसे छोड़ नहीं सकते। तो इसे आप अपने साथ अपने कबीला ले जाइए। आपको इस ट्राइब्स में नहीं आना चाहिए। आपको पता है ना कि वी ट्राइब्स सबसे छुप के इस दुनिया में रहते हैं, क्योंकि उसे किसी के सामने नहीं आना है। और आपने यहाँ आकर के हमारे ट्राइब्स के लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। आपको पता है ना, हमारे पास आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक जादुई कटोरी है। अगर उस कटोरी के बारे में किसी को पता चला तो वो यहाँ पे आकर के लोगों के ऊपर हमला करेंगे और उसे जान से मार देंगे। क्या आप चाहते हैं कि हमारे ट्राइब्स का अस्तित्व मिट जाए, जो कि हम बस गूढ़ रहस्यों के साथ यहाँ पे रहता है, और हम अपनी टेलीपैथी और साइकिक एबिलिटी को बढ़ाते हैं और लोगों के मन से उसका वहम दूर करते हैं उपचार करके। वांग जी को सब पता था, हर ट्राइब्स के बारे में पता था, क्योंकि वो एक राजकुमार खुद था। वांग जी कुछ नहीं कहता है और उसे बोडाउन करते हुए विंग को कहता है कि हमें लेके चलो उस पुलिया पे जो कि लकड़ी और रस्सी से बना हुआ था। वहाँ पे सारे ट्राइब्स वाले लोग वांग जी को गर्दन और हाथ पैर सब पकड़ के उस पुल से पार कराते हुए एक गुफा में छोड़ देते हैं और कहते हैं, यहाँ से आप दोनों का सफर आप दोनों अकेले तय कीजिएगा। विंग वांग जी को उस व्हील चेयर से पकड़े पकड़े धीरे धीरे चल रहा होता है। पूरे रास्ते विंग वांग जी से एक शब्द नहीं कहता है, क्योंकि वांग जी के तो वांग जी कहता है, ठहरो। फिर विंग रुक जाता है। वांग जी कहता है, आप हमारे सामने आएंगे। विंग उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। वांग जी उसे कहता है, आपको पता है हम कौन है? विंग कहता है, नहीं, हमें नहीं पता कि आप कौन है। वांग जी कहता है, हम लैंड ट्राइब्स के सेकेंड राजकुमार हांगवन जुन है और मेरा नाम वांग जी भी है। और वो विंग को देख रहा होता है। विंग जो कि अपना नज़र नीचे किए हुए था और वो विंग को बस वांग जी के पैरों को वो देख रहा होता है। विंग कहता है, मेरा नाम वी बोसियान है और मैं वी ट्राइब से हूँ। लोग मुझे प्यार से वीम बुलाते हैं। आप भी बुला सकते हैं राजकुमार।
और प्लीज़ आप अपने कुछ सैनिकों को हमारे ट्राइब्स के पास भेजेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, जब किसी को पता चलेगा कि हम लोग यहाँ छुप के रहते हैं, तो वो हमारे ट्राइब्स के लोगों को मार डालेंगे। हांगोंजुन कहता है, हाँ, हम ज़रूर भेजेंगे, और अब तो हमारी शादी भी हुई है ना। इतना बोलकर विंग का हाथ पकड़ने की कोशिश ही करता है कि विंग अपना हाथ पीछे खींच लेता है, और वो नहीं देखता है उस तरफ, और कहता है, हम हमारे हमारे ट्राइब्स में हम दोनों की शादी हो गई है, पर ये आपके ट्राइब्स के लोगों को भी मंजूरी देना होगा। अगर नहीं देंगे तो फिर हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो वांग जी उसे कहता है, उसके बाद क्या? विंग कहता है, तो फिर मुझे वापस से उसी बिच्छू वाले तालाब में जाना होगा और अपनी जान देनी होगी। इतना सुनना हुआ ही था। तो वांग जी कहता, क्या ये ज़रूरी है? विंग कहता है, हालांकि हमारे ट्राइब्स के लोग आपस में ही शादी करते हैं और बाहर से किसी को आने नहीं देते, पर शायद हमने गलती कर दी आपको वहाँ ला करके। ऐसा नहीं करना चाहिए। और उससे भी बड़ी गलती ये थी कि हम आपके कक्ष में आए आपको देखने के लिए। हमें माफ़ कर दीजिए। हांगोजुन शौक था कि मरने वाला विंग है और वो मुझसे माफ़ी मांग रहा है। फिर भी वो वांगजी को लेकर के और वहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है। लगभग 2 दिन का पूरा रास्ता तय करने के बाद फाइनली हांगोजुन उसे रास्ता बता रहा था और उसके खेमे के पास वो आ गए। उसके आते ही पहले तो विंग को सब लोग तलवार से घेर लेते हैं, और सीचन, जो कि ठीक तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ चलने के लायक थे थोड़े से वो, तो उसको पकड़ पकड़ के 2-3 लोग लाते हैं और वांगजी को देखते हैं जो कि व्हील चेयर पे बैठा हुआ था। उसे देखते ही वो कहता है, वांगजिया क्या हुआ है तुम्हें? वांगजी बता देता है कि ऐसे ऐसे वेंचा और उन लोगों से लड़ते लड़ते फिर मैंने उसके भाई वेंजो को मार दिया, फिर वेंचाओ को भी मार दिया, उसके बाद युद्ध विराम हो गया। फिर हम अपने सारे सैनिकों को इकट्ठा कर रहे थे वापस ले जाने के लिए, तो मैं पहाड़ी वाले झरने से नीचे गिर गया। फिर मुझे इसके ट्राइब्स के लोगों ने ले जाया अंदर। फिर मेरा इलाज किया और गलती से इसका फोरहेड रिवर मुझसे टच हो गया, तो वहाँ के लोगों ने ज़बरदस्ती हमारी शादी करा दी। लैंसजन कहते हैं, ये बात तो तुम कह रहे हो, पर घर पे माँ और बाबा हैं, अंकल है, क्या वो मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो तुम्हें इससे अच्छा इसको यहीं पे छोड़ दो। हम इसे काल कोठरी में डाल देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हांगोजुन कहते हैं, गगा मैंने इससे शादी की है और ये मेरे साथ ही जाएगा। इतना बोल करके और फिर वो लोग वहाँ से पैलेस की ओर रवानगी लेते हैं। पूरे 2 दिन और सफ़र, और इन 2 दिनों में वांगजी और विंग के बीच में ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं हुआ था, बहुत कम मात्रा में ही हुआ था। बट फिर भी वो दोनों आते हैं पैलेस। पहले तो लैंस चैन को सब स्वागत करते हैं, जो कि वन किंग कब से उसका वेट कर रही होती है, और वो आते ही उसको गले लगा लेती हैं। लैंस चैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वन किंग उसको सहारा देकर खड़ा करती हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता आते हैं और कहते हैं, तुमने 9 रत्नों वाले सितारों को मान रखा और वापस से तुम वेंस के ऊपर जीत के आई हो, वरना सीमावर्ती क्षेत्र तो हमारे साथ हाथ से जाता ही जाता। हमें बहुत सारा कर भी उन लोगों को देना पड़ता और आयात निर्यात का हिस्सा भी। अब दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। तभी उसकी नज़र विंग पर जाती है। विंग को देखते ही चेंगोजुन पूछते हैं, ये कौन है राजकुमार? वांग जी सारा बात बता देता है। उसे सुनने के बाद चेंगोजुन कहते हैं, बट हम इस रिश्ते को नहीं मानते। आपको पता है ना कि आपकी शादी पहले ही हमने तय की हुई है जिन क्लान्स के साथ में, तो हमें उनसे जिन ट्राइब्स के लोगों के साथ में रिश्ता मजबूत करना है। आप इनसे शादी नहीं कर सकते, और वैसे भी ये एक लड़का है और आपको पता है आपको परिवार चलाना है, तो आप इनसे शादी नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें भूल जाइए। हांगजून कहते हैं, बट मेरी शादी तो विंग के साथ में हो चुकी है ऑलरेडी, और मैं अब इसे झुठला नहीं सकता। वहाँ पे हमारी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई है। तभी चेंगोजन इशारा करते हैं और विंग को घेर लिया जाता है तलवार की नोक पे, और कहते हैं इसे कारागार में ले जाके डालो। हांगजून कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? उसके पिताजी कहते हैं, हमने कहा ना कि सही समय आएगा तो हम आपको बता देंगे और उनसे मिलने भी देंगे। पहले आप चलिए, आपको हील होने की ज़रूरत है। विंग जो कि कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, वो तो बस बेवजह फंस गया था। एक तरफ जहाँ पे बावसेसरन ने उसे बेवजह वांगजी के साथ में जोड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ जो विंग था उसके माथे पे बीट ट्राइब्स का निशान बना हुआ था। वो अपने माथे को टच करता है और अपने मॉम से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग नहीं कर पा रहा था। विंग को ले जाकर के काल कोठरी में डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हांगजून, उसे अपने कमरे में लाया जाता है। लाने के बाद वो बहुत जोर से गुस्सा कर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तभी लैनी और जो चेंगोजोन थे वो और लैन किरण, वो तीनों आते हैं और आते ही कहते हैं, क्या हुआ है वांग जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं?
तभी चेंगोजुन कहते हैं हम बताते हैं, और फिर वो सारी बात बता देता है और उसके बाद ये भी बता देता है कि उसने उसे कालकोठरी में डाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ विंग, जिसको कालकोठरी में ले जाया जा रहा था, वो देखता है कि कैसे बहुत सारे सेल बाय सेल्स बने हुए हैं, जहाँ पे औरतें, बच्चे, बूढ़े, अलग अलग क्लान्स के लोगों को जिन्होंने कुछ न कुछ जुर्म किया है उन सभी को रखा जा रहा था। विंग को भी एक कालकोठरी में ले जाके रख दिया जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक लड़की भी थी। विंग ने जो कपड़े वेयर किए हुए थे वो अपने वी ट्राइब्स के वेयर किए हुए थे। ब्लैक पूरा वेयर ड्रेस था, जिसके ऊपर से बहुत सारे रस्सियों के कमर पट्टा बंधा हुआ था, हाथ में बहुत सारी रस्सियां बंधी थी और माथे पे भी सेम वैसे ही बंधा हुआ था। वो पूरा एक आदिवासी ट्राइब्स का लग रहा था विंग। उसे देखते ही वो बेबी कहती है, क्या आप कोई आदिवासी हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? विंग बस उस बच्ची को देख रहा होता है और कुछ भी नहीं कहता है, और वो एक कोना जाके बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक औरत आती है और उसको अपने केक का टुकड़ा, जो बन केक होता है, मतलब पाव रोटी का टुकड़ा, उसको बढ़ाते हुए कहती है, बेटा क्या आपको भूख लगी है? हाँ, ये बात कैसे भूल सकता है विंग। पूरे रास्ते वो 2 दिन से सफ़र तय करता आ रहा है और हांगन जुन ने उसे बहुत कम चीज़ें ही दी हैं खाने के लिए, जो कि उसके कुनियान बैग में थी। कहीं रुकना नहीं, कहीं कुछ लेना नहीं, कोई इन का सहारा नहीं, कुछ नहीं। वो बस रास्ते भर आ रहा होता है, आ रहा होता है और ओनली फॉर आ रहा होता है। और विंग को भूख लगी थी। वो रोटी का टुकड़ा लेकर चुपचाप से खाने लगता है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो अपनी माँ को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पे वो वापस से असफल रहता है। वो अपनी माँ को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। वो बूढ़ी औरत उसे कहती है, क्या हुआ है? हाँ। विंग कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप से रो रहा होता है और खा रहा होता है। वो कहती है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? क्योंकि रात होते ही यहाँ पे ठंड लगती है बेटा। विंग कुछ भी नहीं बोलता है, तो उन लोगों को लगता है कि शायद से विंग गूंगा है। उसके बाद सब लोग ऐसे बैठे हुए थे, रात का वक्त हो रहा था, सभी लोग तो सो गए थे, वो बच्ची भी सो गई थी और विंग दांत किटकिटा करके एक कोना लग के बैठा हुआ था। उसे बहुत जोरों की ठंड आ रही थी, बहुत, और वो बस ऐसे किटकिट 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 कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अपने कक्ष में वांग जी, अब अच्छा है या बुरा है उसे तो ये नहीं पता था, लेकिन उसे बुरा लग रहा था विंग के लिए, क्योंकि एक तो उसके माता पिता ने उसकी जान बचाई, ऊपर से वहाँ के रूल्स के हिसाब से वो विंग का अब हस्बैंड है। इसलिए हंग जुन विंग को देखने जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर के वजह से वो अपने बेड से उठ भी नहीं सकता था बिना किसी का सहारा लिए। उसका एक पैर में फ्रैक्चर हुआ था, जिस वजह से वो हिलना डुलना मूव करना कुछ नहीं कर पा रहा था। वो आवाज़ लगाता है अपने अंगरक्षक को और वो आते हुए कहते हैं, क्या हुआ है? हंगन जुन एक साल लेता है और कहता है, इसे जाकर के हमारे हस्बैंड को दे के आइए। वो अंगरक्षक जी बोल करके काल कोठरी में आता है और चुपके से उसे साल दे करके वहां पे रख करके और वो चला जाता है। विंग, जिसको बस अभी थोड़ी देर पहले आंख लगी ही थी, अपने सामने साल पड़ा हुआ देखता है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं उमड़ता और अपनी आंखें वो बंद कर लेता है। वो जो बूढ़ी औरत थी वो देख रही थी इन सभी चीजों को। वो कहती है, बेटा जिंदा रहोगे तभी तो किसी से दुश्मनी कर पाओगे ना, मर जाओगे तो किससे करोगे बेटा? और इतना बोल करके उसके ऊपर वो साल उड़ा देता है। विंग हालांकि वो उड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन हाँ, उसे ठंड बहुत लग रही थी और वो उसमें अपने आप को समेट करके और सोने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किल से जा करके विंग को नींद आई है। विंग ऐसे ट्राइब्स में बिलोंग करता था जहाँ पे गर्मा का मौसम हमेशा रहता था, दिन में गर्मी, रात को ठंडी, और वो लोग आग की अलाव जला करके आसपास और तब सोते थे। पूरा लकड़ी का घर था, इसलिए बीच में अलाव जलाई जाती थी, कोयले का इस्तेमाल करा जाता था, एंड देन वो लोग वहाँ पे जिंदा रहते थे। लेकिन ये जगह बिल्कुल उल्टी थी, यहाँ पे दिन में भी ठंड और रात में भी ठंड पड़ती थी। अरविंग यहाँ के मौसम के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे करते हुए लगभग ना 10 दिन बीत चुके थे। अरविंग इसी काल कोठरी में पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जो लाइन ट्राइब्स के हीलर्स थे, वो वांगजी के पैरों का पूरा इलाज करते हैं, लेकिन वो बस दवाइयाँ दे रहे थे हील होने के, उसके घाव भर नहीं रहे थे, क्योंकि उसका पैर फंसा हुआ था जिसमें लकड़ी का गत्ता फंस चुका था और उन लोगों ने उसे निकाल करके उसमें चीरा भर करके लकड़ी से उसे स्टिच किया था ताकि पैर धीरे धीरे करके हील हो जाए। वहीं दूसरी तरफ आज उन फैमिली में से जो वो लोग थे, उन लोगों को बाहर ले जाया जा रहा था काम करने के लिए, तो वो बच्ची रोने लगती है
कि मुझे भी अपनी मम्मा के साथ जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। विंग उस बेबी को पकड़ता है कि आप मेरे साथ रह जाओ, और विंग ना थोड़ा बहुत इन लोगों से बात करना सीख गया था, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि विंग हांगन जिनके हस्बैंड है, इसलिए विंग को भी घसीट करके आंगन में लाया जाता है और सबके सामने उसे भी पटक दिया जाता है। वो लोग वहाँ आते हैं और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि सीना का कपड़ा हो गया, आर्म को साफ करना हो गया। विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था काम करने के अलावा, तो वो भी काम करना स्टार्ट कर देता है। वो जैसे जैसे काम कर रहा था वहाँ के लोग सब उसे काम की स्पीड को देख रहे थे, क्योंकि विंग के पास कुछ तो अनोखी पावर्स थी, नॉर्मल इंसानों से थोड़ी सी अलग। बट वो पावर्स यूज़ नहीं कर रहा था, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही काम कर रहा था ताकि उसे भी खाना मिल सके। हाँ, भले ही जेल का खाना बहुत गंदा था, लेकिन विंग को खाना मिल रहा था। लेकिन विंग ज़्यादा किसी से बात ही नहीं करता था। अचानक से वो बच्ची खेलते-खेलते बेहोश हो जाती है और सभी लोग रोना-धोना शुरू कर देते हैं। कुछ सैनिक आकर के उन सभी लोगों को मारते हैं और विंग को भी एक बार लग जाती है। बट सभी फिर भी उसकी माँ अपनी बेटी को गोद में लिए रोते हुए गुहार लगाती है कि इन्हें हीलर को दिखाइए, इसे क्या हो गया है, ये बेहोश हुई पड़ी हुई है। तभी वहाँ पे हांगन-जुन और लैन सिचैन और उनके अंगरक्षक और कुछ और सैनिक वगैरह आते हैं और उन लोगों से पूछताछ शुरू करते हैं कि हाँ, क्या हुआ है, क्या नहीं। विंग था जो कि व्हील चेयर पे हांगन-जुन को देख पा रहा था। वो सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ शख्स बड़े ही आराम से बैठ करके सभी लोगों को देख रहा होता है और सबसे पूछ भी रहा होता है। तभी लैंसिचन उसके पास आते हुए कहते हैं, क्या हुआ है आपकी बेटी को? वो कहता है, ये खेल रही थी और अचानक से बेहोश हो गई। तभी उसके पैरों को दिखाया जाता है, तो देखती है कि उसके पैर पे ना बिच्छू के डंक काटने के निशान थे। ये देखकर विंग थोड़ा घबरा जाता है और वो उसे कहता है, इसे बिच्छू ने काटा है, जल्दी से जल्दी इसका जहर ने उतारना होगा, नहीं तो ये मर जाएगी। उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी सीचन कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि इसे बिच्छू ने काटा है? तो विंग कह देता है, वो एक्चुअली में तभी एक और जो वहाँ पे काम कर रहा होता है, जो कि विंग से खुन्नस खाए हुए रहता है उसकी खूबसूरती को देख करके, क्योंकि विंग आदिवासी दिखने में तो लग रहा था, पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। उसके नैन नक्श, उसका फेस, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस था। तो वो कहता है, इसी के कपड़ों से मैंने वो बिच्छू को उतरते हुए देखा था, तो जाहिर सी बात है कि इसी ने बिच्छू को छोड़ा। और देखिए, ये जो काम कर रहा था इधर बागीचा के तरफ, तो उसने हम सबसे ज़्यादा काम किए हैं, तो इसके पास कुछ तो कुछ पावर है, ये शायद काला जादू करता है और यही है वो जो बच्चों की जान से मारने की कोशिश करता है, इसे सजा दीजिए, सजा दीजिए। विंग अपना बचाव करते हुए कहता है, नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। और वो वांगजी की तरफ देखने लगता है कि वांगजी कुछ तो कहे, पर वांगजी कुछ नहीं कह रहा था। विंग फिर कुछ नहीं कहता है और सभी लोग विंग को सजा देने की डिमांड करते हैं कि उसे सजा दी जाएगी। सीचन वांगजी से कहता है, वांगजी क्या चाहते हो तुम? वांगजी कहता है, तहकीकात की जाए। फिर विंग से पूछा जाता है कि बताओ, क्या तुमने सच में बिच्छू को छोड़ा था जो ये बच्ची मर गई है? विंग कहता है, नहीं, हमें नहीं पता, हम तो काम कर रहे थे, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। फिर सभी लोग कहते हैं कि नहीं, इसी ने छोड़ा है, इसी ने छोड़ा है, इसको जान से मार दीजिए, जान से मार दीजिए। और एक ने तो पत्थर उठा के विंग के माथे पे टन से मार भी दिया था और विंग के सर फूट गया था और ब्लड भी आ रहे थे, बट वो कुछ नहीं कहता। और वहीं दूसरी तरफ जो वो बच्ची थी, वो उसका पूरा बॉडी ना नीला पड़ रहा था। विंग उसके पास अपना फुटा हुआ सर नहीं देख रहा, उसके पास आता है और उसके पैरों को ना बाइट लेके काटना शुरू कर देता है। सभी लोग तो पहले ये हो गए थे और उसकी मम कहती, ये क्या कर रहे हो? पर विंग का पूरा मुंह ना खून से भर गया था और वहां से वो पूरा खून चूस के फेंक रहा होता है और उस बच्ची के पैर पे ना ब्लड के निशान लग गए थे। उसके बाद विंग अपना पाउच निकालता है और उसमें से एक दवाई ले करके और उस बच्ची को खिला देता है और कहता है, आपकी बेटी ठीक ठीक हो जाएगी। और इतना बोलने के साथ ही विंग वहाँ पे बेहोश हो जाता है। हंगन जुन पहली बार था जब रिएक्ट किया था और वो चीखते हुए कहता है, विंग अभी के अभी हीलर को बुलाया जाए, ये मेरा आदेश है। सिचन कहते हैं, वांगजी कहता है, काका प्लीज़, वो मेरा हस्बैंड है। इतना सुनना हुआ ही था कि वहाँ के सारे लोग मौजूद जितने भी थे वो सब सकदम हो गए थे। फिर वो अपने अंगरक्षक को बोलता है कि इसे उठाकर हमारे कमरे में लेके चलो। विंग थोड़ा सा मैला कुचैला हो गया था, तो उसका अंगरक्षक कहता है, वांगजी कहता है, हमारा ये आदेश है कि अभी के अभी हमारे हस्बैंड को हमारे कक्ष में लेके जाया जाए। इतना सुनना हुआ ही था कि सभी लोग के कान खड़े हो गए थे। कहता है, क्या? और सारे लोगों में कानाबाती भी हो रही थी। क्या सच में ये दूसरे राजकुमारी के हस्बैंड है? तो फिर ये
कारागार में क्या कर रहे हैं? क्या इन्होंने कोई गुनाह किया है? किसी का मर्डर किया है? कुछ किया है? विंग को उठा करके जैसे ही वो अंगरक्षक लेके जाता है वांग जी के कमरे में ले जाने के लिए, जैसे ही इधर इस बच्ची को होश आ गया था और वो आँख खोलते ही कहती है मम्मी, और वो अपनी मम्मी को गले लगा लेती है। हालाँकि उसके पैर से खून बह रहा था लेकिन बच्ची को होश आ गया था। उसकी माँ फूटते हुए कहती है, बाबू आप ठीक हो? कहती है, हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ माँ। भंग जी कहता है, आप इन लोगों को संभालिए, मुझे जाना होगा। फिर वो दूसरे सैनिक को बोलता है कि लेके चलने। विंग को वांग जी के बेड पर लिटाया गया था और हीलर जस्ट आ ही रहे होते हैं। आते ही विंग का पूरा चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद उसके दांत देखते हैं जो कि नीले हो रहे थे। तो उसको पता चल गया था कि चूसा है तो जहर आ गया होगा विंग के बॉडी में। वो उसको निडल्स वगैरह लगाना शुरू करते हैं, सब कुछ चेकते ऑक्यूप्रेशर वगैरह, तो सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल आ रहा था। तो हीलर को भी आश्चर्य हो रहा था और कहते हैं वांग जी से कि एक तरह से देखा जाए तो इनके बॉडी में विष का फैलाव हो रहा है। ये देखिए नीडल्स भी काले पड़ रहे हैं और दूसरी बात कि खून भी काला निकल रहा है, लेकिन लेकिन इनका बीपी और सब कुछ, मतलब जो चाइनीज में हिंदी में बोला जाता होगा, मैं नॉर्मली बता रही, बीपी एपीएम और हार्ट रेट सब कुछ ना नॉर्मल आ रहा है। तो वांग जी को पता था क्योंकि वो इतना बड़ा, वो जिसमें सांप बिच्छू और बहुत सारी चीज़ थे, उस तालाब से वो निकल के बाहर आया था, वो भी जिंदा। तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा तिलस्मी शक्ति होगा जो कि विंग को प्रोटेक्ट किया ही होगा। तो ये बात तो वांग जी को अच्छे से पता था, इसलिए वो कहता है क्या ये ठीक हो जाएंगे? कितने देर में होश आएंगे ये बताइए? तो वो हीलर को तो ऑलरेडी कुछ समझ में आ जा नहीं रहा था। उसके दांत वात को साफ करके ब्लड उलट सब साफ वाफ कर देता है और एक दवाई रख देता है कि अगर इन्हें होश आ जाएगा तो इन्हें खिला दीजिएगा, वो ठीक है। कितने देर में आएंगे होश ये नहीं कह सकता। इतना बोल करके वो चला जाता है। वो सबके जाने के बाद वांग जी धीरे धीरे करके अपने कुर्सी के साथ वहाँ पे आता है और अपने अंगरक्षक को बोलता है बेड पे बिठाना है उसको। फिर वो वहाँ पे उसको बिठा देता है। बिठाने के साथ ही वांग जी विंग को अच्छे से कंबल से टक करता है और उसके फेस को देख रहा था। विंग के माथे पे ना वी ट्राइब्स का ऊन और रस्सियों से बना हुआ पूरा फीता बंधा हुआ था, जिसके ऊपर हाथ वो फेरते हुए और वांग जी विंग को देख रहा होता है। उसके हाथ में भी सेम वैसे ही बंधा हुआ था। वो एक आदिवासी ट्राइब से था। वो सब देखते हुए कहता है, हमें माफ़ कर दो, हमसे शादी करने की कीमत तुमने चुका ली। आज पूरे 1 मंथ होने को है और हमने कभी भी तुम्हें लेकर आवाज़ नहीं उठाई। हमने भी तुम्हें धिक्कार दिया और धुतकार कर निकाल दिया अपने जीवन से। हम तो तुम्हें पति होने का दर्जा भी नहीं दे पाए। हम अपने माता पिता के बोझ तले जब दबे हुए थे, पर अब ऐसा नहीं होगा विंग। तुम जैसे भी हो मेरे साथ ही रहोगे। अगर मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी जैन क्लान के राजकुमारी से तो ठीक है चलेगा, पर हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। इतना बोल करके और वांग जी विंग के हाथों को अपने हाथ में लेता है। पहली बार था जब वांग जी विंग के हाथों को महसूस कर पा रहा था। बहुत ही मुलायम छोटे से हाथ विंग के दोनों हाथ में एडजस्ट होते हुए वांग जी को फील होता है कि विंग के हाथ ना एक बेबी के जैसे हैं। वो अचानक से मुस्कुरा देते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, वाकई में तुमने उस बच्ची की जान बचाई। मानना पड़ेगा कुछ तो है तुम्हारे अंदर, पर क्या? हम्म इतना बोल करके और वांग जी विंग से बातें कर रहा होता अकेले में खुद। और बातें करते करते कब वांग जी सो जाता है वांग जी को खुद पता नहीं चलता है। और वांग जी जब उठता है तो देखता है कि विंग अपनी आंखें खोले और वांग जी को देख रहा है। वांग जी अपने आप को संभालते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो विंग? विंग हाँ में सर हिला देता है। वांग जी कहता है, क्या हमसे भी बात नहीं करोगे? हम्म जैसे बाकियों से बातें नहीं करते हो। विंग अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता और कहता है, हमें ट्राइब्स वापस लौटना है। हम जानते हैं कि आप शादी नहीं करना चाहते हमसे, बट हम यहाँ पे रह के आपका बोझ नहीं बनना चाहते राजकुमार। हम आदिवासी हैं, हमारे जीवन आप लोगों से बिल्कुल अलग है। हम कोई राजकुमार नहीं है। हमारा जीवन लकड़ी जंगल और मिट्टियों के बीच में है। अगर हमारा हस्बैंड हमें अस्वीकार कर दे तो हमें किसी भी ट्राइब्स में रहने का कोई हक नहीं है। फिर हमें मौत को गले लगा लेना चाहिए और मौत की देवी हमारा इंतजार कर रही है। हमें जाना होगा। वांगची कहता है, किसने कहा कि हम आपको अस्वीकार कर रहे हैं? हाँ, हमें माफ़ कर दीजिए कि हमने 1 मंथ लगा दिया ये हिम्मत जुटाने में और आपको अपने पास लाने में। काश ये हमने पहले किया होता। बट अब आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप यहीं रहेंगे हमारे साथ। विंग कहता है, पर आपके
पिताजी नहीं मानेंगे और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको अपने घर से बेदखल किया जाए। हंगंजन उसके हाथों को पकड़ता और कहता है, आपको शायद लैंस ट्राइब्स का रूल्स नहीं पता। अगर लैंस ट्राइब्स में एक बार शादी हो जाती है तो बस हो जाती है, फिर अगर कोई दूसरी या तीसरी भी शादी होगी ना तो वो कंकीवान या फिर सब्स्टिट्यूट बन के आएगी। पर आप हमारे हस्बैंड हैं और हमेशा ही रहेंगे, ये बात कोई नहीं झुठला सकता। इतना बोलकर वो विंग को हाथ को पकड़ के विंग को बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। विंग के पास कोई शब्द नहीं था, वो क्या कहे। वो वांगजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, वो लायन ट्रैप्स के बारे में भी कुछ नहीं जानता। वो तो बस अपने ट्राइब्स की उस अंधेर दुनिया में रह आया है जहाँ हर तरफ झरना ही झरना है और झरने के बीच में एक छोटा सा ट्राइब है। मुश्किल से 10 से 12 घर हैं और हर चीज़ का लीडर एक ही है, पाओसेसरन, जो स्वर्ग और देव नर्क दोनों को मिलाने की ताकत रखती है। और 9 सितारे की शुरुआत भी पाओसेसरन ने ही करी हुई थी। बस बनाने के बाद वो वापस से अपनी दुनिया बसाने के लिए इन जंगलों के बीच में आ गई थी, जहाँ का रास्ता किसी को मालूम नहीं था सिवाय वांगजी के। तभी उसके पिताजी की आने की आहट होती है और वांगजी पीछे मुड़कर देखता है। अंगरक्षक वांगजी को उठाकर व्हील चेयर पे बिठा देते हैं और वांगजी अपने लिविंग एरिया में आता है। वहाँ पे उसके पिताजी उसे कहते हैं कि हम कल ही तुम्हारे लिए जो दुल्हन है उसको हम बोले हैं यहाँ पे लाने के लिए, तो कल तुम्हारी शादी है, जब वो आ जाएगी तो इंसेस्टर हॉल आ जाना। वांगजी कहता है, पिताजी हमें शादी नहीं करनी, हमारी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, हमारा हस्बैंड हमारे रूम में है। तो अगर आप जिन क्लान की राजकुमारी से हमारी शादी कराना भी चाहते हैं तो वो हमारी कंक्यूबान बन के रहेंगी, ना कि कोई और। इतना सुनना हुआ था तो उसके पिताजी वांगजी से कहते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता, राजनीतिक संबंध बनाने पड़ेंगे। अगर हम दूसरे ट्राइब्स के साथ आदान प्रदान नहीं करेंगे तो वांगजी कहता है, हमने भी तो यही किया है ना, हम भी ट्राइब्स के साथ यही तो कर सकते हैं ना पिताजी। चिंगुजुन कहते हैं, बी ट्राइब सबसे छुपा हुआ ट्राइब्स है, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, वो दुनिया से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो कौन है, क्या है, कब से है, किसी को नहीं पता है और कोई जानना भी नहीं चाहता। हमें राजनीतिक संबंध बनाने हैं अच्छे अच्छे ट्राइब्स के साथ में मिल करके, ताकि हम फ्यूचर में एक हो सके और अपने अपने प्रदेशों का विस्तार कर सके। इतना छोटा जीवन नहीं होता है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता वांगजी। वांगजी कह देता है, मुझे उनसे शादी नहीं करनी है, अगर आप चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, बट वो हमारी पत्नी का दर्जा तो हम उन्हें कभी नहीं देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंक्यूबान बन के ही रहेंगे। और इतना बोल करके और जो वांगजी था वो वापस से अंदर चला आता है। विंग उठ के बैठा हुआ था वहाँ पे और वांगजी को देखता है। वांगजी कहता है, सब ठीक है, आप डरिए मत, बट विंग कुछ भी नहीं कहता है उन लोगों से। और उसके बाद वांगजी विंग का हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि तभी विंग बाहर आते हुए कहता है, आ, किंग आ, और फिर वो विंग जो था वो चेंगोजुन को बो करता है। वो जैसे ही जाने को होते हैं बाहर की, विंग की आवाज़ सुन करके रुक जाते हैं, मोड़ते हुए कहते, ओ तो आप यहाँ हैं, आप हमें बताएंगे कि आपने उस बच्ची की जान कैसे बचाई। विंग कहता है, मेरे अंदर जहर सोखने की क्षमता है, इसीलिए मैंने वो जहर निकाल दिया। तो चिंगोजुन थोड़े आश्चर्य हो जाते हैं बट कुछ नहीं कहते और सीधे कहते, ओ कहिए, आपको कुछ कहना है। विंग कहता है, हाँ, हम अपने ट्राइब वापस जाना चाहते हैं, आप चाहे तो राजकुमारी की शादी जिन क्लान के राजकुमारी, जिन ट्राइब्स के राजकुमारी के साथ में करा सकते हैं। चिंगोजुन कहते हैं, और बदले में आपको क्या चाहिए। वी कहता है, बदले में बस इतना चाहते हैं कि बी ट्राइब्स के बारे में कभी भी किसी को पता ना चले, कोई एग्जिस्टेंस भी है इसकी भी भनक ना लगे, किसी को नहीं। हम नहीं चाहते कि बाहर के कोई भी लोग हमारे ट्राइब्स पे आके हमला करे और उसका कारण हम बने। इतना सुनना हुआ ही था तो चेंगोजुन कहते हैं, डील डन, सौदा अच्छा है, आप जा सकते हैं। वांगजी कहता है, पिताजी हमने कहा ना कि वो कहीं नहीं जाएगा। वो कहता है, जाए या ना जाए, बट अब उन्होंने कहा है तो हम मना कैसे कर सकते हैं। हाँ तो आप अपना सामान बांध लीजिए और चले जाइए। विंग कहता है, जी शुक्रिया। और उसके बाद चेंगोजुन वहाँ से अपने सैनिकों के साथ चले जाते हैं। उसके जाते ही वांगजी व्हील चेयर से खसकते हुए उसके पास आता है, उसको मोड़ते हुए सीधे अपने पास घुटनों पे बिठाते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे थे आप। हाँ, हमने कहा था ऐसा कुछ करने के लिए, हम आपको अपना रहे हैं ना। तो फिर विंग की आंखों में आंसू थे और विंग रोते हुए कहता है, आपने सुना नहीं,
हमारी लीडर वाओ सेजरन ने क्या कहा था? बाहर से हमने आपके लिए अपना जीवन साथी चुनकर मुसीबत बुलाई है, अपने ट्राइब्स के लिए और आपके ट्राइब्स के लिए। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, हमें जाना होगा। तो इससे वांगजी कहता है, अगर आप चले जाएँगे तो क्या ये डेस्टिनी से बदल जाएगा कि आप हमारे हस्बैंड हैं, या फिर ये बदल जाएगा कि जो मुसीबत आने वाली है वो हट जाएगी? नहीं ना। तो फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वी कहता है, हमारे जाने से सारे खतरे टल जाएँगे। मैं सारी मुसीबत अपने साथ लेके चला जाऊँगा, आप चिंता ना करें। इतना बोल करके अरविंग बिना कुछ बोले उस कक्ष से बाहर निकल जाता है। हांगनजुन बाहर आके चिल्लाते हुए कहता है, विंग 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 विंग। पर हांगनजुन चल भी नहीं सकता था और विंग देखते देखते वहां से वो उस जेल खाना की तरफ चला आता है जहाँ पे वो ऑलरेडी था, और आने के साथ ही उस बच्ची को देखता है। उसे देखते हुए कहता है, अब ठीक हो तुम? सभी लोग ग्राउंड में बैठे हुए थे और वो सब लोग कहते हैं, हमें नहीं पता था कि तुम मेरे बच्चे को बचा लोगे। वी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम आह, अगर हमसे कुछ भूल हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। तभी जिसने बोला हुआ था, अरे इसी ने मारा है, इसी ने मारा, वो आते कहता, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप दूसरे राजकुमार के हस्बैंड हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। और वो सब गिड़गिड़ा रहे होते हैं। पिंक सबको उठाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम जा रहे हैं, आज से आप लोग आराम से रहिएगा। और इतना बोल करके अरविंग वहाँ से चला जाता है। विंग के जाने के बाद वांगजी अपने अंगरक्षक से कहता है कि क्या वो चला गया? तो कह देता है कि हाँ, वो सीमा से बाहर चले गए हैं। हांगनजुन कहता है कि पता करो कि वी ट्राइब्स के लोग ऐसे क्यों हैं। तो वो जो उसका अंगरक्षक था कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हांगनजुन अपना सारा बैग वैग पैक करता है एंड देन वो वेट कर रहा होता है। कल जैसे ही जो जिन क्लान से उसके लिए जो राजकुमारी के रिश्ता आया था, तो वो राजकुमारी भी आ चुकी थी, लेकिन हांगनजुन अपने कक्ष से बाहर निकलता ही नहीं है। वो शादी ही नहीं करना चाहता था और वो राजकुमारी जो थी वो पूरा टाइम पालकी में बैठी हुई थी, क्योंकि रिवाज था कि जो राजकुमारियाँ होती हैं वो अपने घर से चलकर राजकुमार के यहाँ आती है और राजकुमार अपने कक्ष से बाहर आकर के राजकुमारी का हाथ पकड़कर अंदर लेके जाते हैं और अपने एल्डर के सामने में ग्रीड करके इस शादी को लॉक करते हैं। लेकिन हंगनजुन अपने कक्ष से बाहर ही नहीं आ रहा था। अब राजकुमारी म्याम्या को शक हो रहा था कि क्या राजकुमार उनसे शादी करना भी चाहते हैं या नहीं, क्योंकि उनके लिए भी ये बदनामी वाली बात होने वाली थी। तभी वहाँ पे चैंगो जो आते हैं और वो राजकुमार से कहते हैं कि आप बाहर जाइए और राजकुमारी को लेकर आइए। हांगोजुन कहता है, हम आपसे पहले कह दे, हम उनसे शादी नहीं करना चाहते, और अगर हम शादी करेंगे भी ना तो हम उन्हें कभी भी नहीं अपनाएंगे। चेंगोजन कहते हैं, हमें नहीं पता कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं, बट हाँ उन्हें चाहिए और लेके आइए, क्योंकि हमें बस अपने राजनीतिक संबंध बनाने से मतलब है। न चाहते हुए भी वांगजी बाहर आता है, हाथ देता है। म्या उसका हाथ पकड़ के अंदर आती है। वो दोनों इंसिस्टर हॉल की तरफ जाते हैं। पीछे पूरा का पूरा पलटन और लोग थे, हर कोई देख रहा था उन लोगों को। उसके बाद वो दोनों ग्रीट करते हैं और मसाले जलाई जाती। फिर पूरे लोगों को वहाँ पे जितने भी थे आए हुए सबको वो ग्रीट करते हैं। ग्रीट करने के बाद फाइनली उनकी शादी लॉक हो जाती है। शादी लॉक होने के बाद म्या को हांगोजन, वो जो वांगजी था, उसके कमरे में लाया जाता है और वो उसके बेड पे बैठी हुई थी। हांगोजन उसके पास आता है, बिना वेल हटाए ही उसे कहता है, हमारी शादी हो चुकी है। हमारी शादी वी ट्राइब्स के यंग राजकुमार से हुई है। उसका नाम वीवोसियान है और हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम आपको कभी भी अपना नहीं बना सकते हैं। अगर आप चाहे भी तब भी नहीं, नहीं हम आपको हाथ लगाएंगे। अगर आपको यहाँ रहना है तो आप आराम से रह सकती हैं। इतना बोलकर वांगजी जाने लगता है तो वो खड़ी हो जाती है और अपना वेल खुद ही हटाते हुए कहती है, क्या कहा आपने, बी ट्राइब्स? फिर मैं हंसते हुए कहती है, ऐसा कोई ट्राइब्स है ही नहीं, आपको भ्रम हुआ है। आपको पता है बी ट्राइब्स इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बी ट्राइब्स के लोग आज से 500 साल पहले ही रहा करते थे इस जगह पे। और आपको पता है उनके साथ क्या हुआ? उनके पूरे खेमे में आग लग गई और वहाँ के जितने भी लोग थे, बच्चे बूढ़े नौजवान, हर कोई मर गया। वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और आप कह रहे कि आपने शादी की है? आपने किससे शादी की है? हाँ, कोई नहीं बचा है उस ट्राइब्स के लोगों में। हाँ, अर्जुन कहता है, ये क्या बकवास कर रही हूँ? हाँ, इतना बोलकर वो
उसकी आँखें दिखाता है, तो जो म्याम्या थी वो कहती है, "हम सच कह रहे हैं राजकुमार, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? आपको यकीन नहीं है? ठीक है, आप किसी को कहिए कि पता लगा के आएँ, जहाँ से आप आए हैं, क्या वो जगह है भी?" वांग जी कहता है, "हाँ, हम पता लगा लेंगे, आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है।" इतना बोल करके और वांग जी दूसरे वाले कक्ष में आ जाता है और फिर एक सैनिक को आवाज़ लगाता है, वो आकर के वांग जी को बेड पे लिटा देता है और फिर वो अपनी आँखें बंद करता है और विंग के बारे में सोच रहा होता है। उसे याद था कि किस तरीके से उसका इलाज किया गया, फिर विंग उसके ऊपर था और फिर वो सभी चीज़। फिर उसे अचानक से याद आता है कि बॉसेसरन ने जो उसके फादर थे, विंग के फादर, उसे सज़ा दी थी और विंग से कहा था कि बाहर वाले को नहीं लाना था। तो वांग जी ना सस्पिशियस फ़ील कर पा रहा था कि आखिर क्या बात है। 4 दिन बाद जो अंगरक्षक था वो भी आ जाता है। इन 4 दिनों में वांग जी ने मैमा से ना बात की थी, ना हाथ लगाया था, कुछ नहीं। जैसे उसने विंग को 1 महीने के लिए छोड़ दिया था, वैसे उसको भी वो पूरी तरीके से त्याग चुका था। मैमा को ये बात पता थी कि हाँ, उनके दिल में ना जो वो राजकुमार है उसकी जगह बन चुकी है, तो वो कभी भी नहीं ले सकती। बट फिर भी एक पत्नी का जो धर्म होता है मैमा वो कर रही थी, उनके लिए चाय, नाश्ता, खाना लाना। पर वांग जी हर चीज़ को अवॉइड कर रहा था, वो बस अपने अंगरक्षक के आने का वेट कर रहा था। उसका अंगरक्षक आता है और वांग जी के सामने में ग्रीट करते हुए कहता है, "आपने जो कहा था हमने वो कर दिया।" वांग जी कहता है, "क्या तुमने विंग को देखा?" वो कहता है, "नहीं, हमने कहीं पे भी किसी को नहीं देखा। इवन जहाँ की बात आपने बोला है, जो माइप बोला है, जितने मील दूर जाना है, जहाँ से दक्षिण-पश्चिम जाना है, वो सब चलते हुए हम उस झरना तक पहुँचे थे। एक पुल था, बहुत ही संकरा, टूटा हुआ, जैसे कि बरसों से उस पुल पर कोई चढ़ा ना हो। एक ऐसी जगह जहाँ से कोई आता-जाता ना हो। फिर हम लोग जैसे-तैसे करके उस पुल को पार करते हुए गए। उस झरने से पार करते हुए जब अंदर गया तो अंदर का नज़ारा भयानक था।" तो वांग जी कहता है, "कि क्या क्या देखा तुमने हाँ?" तो उसका अंगरक्षक कहता है, "हर घर जला हुआ था, लकड़ियाँ जली हुई थी, बर्तन जले हुए थे, सोने का बेड, पालना, हर चीज़ जली हुई थी, सिर्फ़ जली हुई थी और कुछ नहीं। और बीच में एक तालाब था, तालाब के बीच में एक पेड़ था और वो पेड़ भी सूखा पड़ा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि कई सालों से लोग वहाँ पे रहते ही नहीं हैं, कोई एक्जिस्टेंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है।" वांग जी और भी ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है, "क्या बकवास कर रहे हो? हमने बोला था ठीक से चेक करके आने।" तो जो वो था वो कहता है, "हम आपको कैसे बताएँ? कैसे बताएँ हम कि हमने जो देखा वो हकीकत है? अगर आप चाहें तो आप खुद चल सकते हैं।" हंगोजन कहता है, "हाँ, मुझे जाना है, चलो।" और इतना बोल कर के वो अपने तांगा को बुलाता है और उसमें वो बैठ जाता है। लगभग 8 दिन का सफ़र तय करने के बाद वांग जी वहाँ पे आता है। उसी रास्ते से होते हुए उसे ले जाया जाता है, जैसे-तैसे करके वो पार करता है। उस झरने से होते हुए जब वो अंदर आता है तो अपने सामने का नज़ारा देखकर उसकी भी रूह काँप गई थी। हर घर जला हुआ, पूरा बिखरा हुआ, उजाड़-बिजार बंजर ज़मीन, कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है, "नीचे लेके चलो।" कहता है, "पर हवा बहुत दूषित है, बहुत ही ज़्यादा दूषित।" वांग जी कहता है, "मैंने कहा मुझे नीचे लेके चलो।" फिर वांग जी को नीचे लाया जाता है। वांग जी धीरे-धीरे करते हुए जैसे-जैसे वो आया था याद करते हुए, फाइनली वो विंग वाले घर में आता है और उस घर को देखता है जहाँ पे किचन एरिया का जो सामान था वो पूरा जला-खुला था। बेड जो जहाँ पे वांग जी सोया था वो भी पूरा जला हुआ था, बीच में छेद था। उसके बाद ऊपर की छत टूटी-फूटी थी, कुछ नहीं था, पूरा उजाड़-बिजार बंजर ज़मीन थी। फिर वांग जी धीरे-धीरे करके बाहर आता है, उसके साथ बहुत सारे लोग थे और उसके बाद उस तालाब के पास आता है। वो तालाब नॉर्मली हरा होता है, ब्लू टाइप्स, लेकिन वो पूरा पीला था, पूरा पीला। वंग जी एक पत्थर उठाकर उस पानी में मारता है और वहाँ पे बहुत सारे जो थे ना वो बिच्छू बाहर आने लगे थे, तो सभी लोग घबरा जाते हैं और फिर वो अचानक से वंग जी को देख कर के और सारा बिच्छू वापस पानी में चला जाता है। किसी को समझ नहीं आया कि वंग जी को देखकर ही क्यों, लेकिन वो चला गया था। उसके जाने के बाद वंग जी कहता है, "वींग, वींग, वींग, वींग", और वो पागलों की तरह इधर-उधर देख रहा होता है। फिर वंग जी कहता है, बाहर चलो, बाहर चलो।" फिर वो लोग वापस से उस छोटे से पिलुआ से होते हुए उस जगह को पूरा पार करते हुए उसी पहाड़ी वाले क्षेत्र में आते हैं जहाँ पे युद्ध हुआ था विंचा और विंजू के साथ में। और वो कहता है कि तुम सब जाओ, मुझे यहाँ रहना है। सभी लोग बोलते हैं, लेकिन क्यों? आप यहाँ
वांगजी कहता है, हमने कहा ना, एक टेंट बनाओ, उसमें मेरे रहने का सारा सामान रख दो और जाओ। और हाँ, किसी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, जाओ। तो वो कहते हैं, पर अगर आपकी जान चली गई तो? वांगजी कहता है, मैंने कहा ना जाओ। फिर वो सारे जितने भी सैनिक वगैरह थे वो वांगजी के लिए एक रहने का पूरा टेंट बना देता है, और उस पहाड़ के ऊपर से ना वो झरना पूरा दिख रहा था। और उसके बाद उसमें उसके खाने-पीने, रहने का सामान रख दिया जाता है, सोने के लिए बेड भी लगा दिया जाता है। और जो सैनिक थे वहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाकर के अपने लिए भी टेंट लगाते हैं, ताकि वो वांगजी के ऊपर नज़र रख सके। उन लोगों के चले जाने के बाद वांगजी वहाँ पे बैठा हुआ था और उस झरने को बार-बार देख रहा था। बहुत गौर से देखता है तो वो झरने का ना जो शेप था ना वो चेंज हो रहा था, और वहाँ से विंग निकल के आता है। तो वांगजी कहता है, विंग। विंग उसे देखता है, विंग चलते हुए उसके पास आता है और कहता है, राजकुमार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको ना अपनी तरफ खींच के नीचे बिठाता है, फिर उसको गले लगा लेता है और कहता है, आपको पता है, आपके जाने के बाद हम आपको कितना याद कर रहे थे। आप ऐसे कैसे चले गए छोड़ के? हम यहाँ आपके लिए आए हैं, आपसे मिलने के लिए, और अभी आप अपने घर से आ रहे हैं ना? तो विंग कहता है, हाँ। तो वांगजी कहता है, पर हम गए थे देखने के लिए। विंग हंसते हुए कहता है, सब कुछ खत्म हो गया है यही ना? कहता, तो विंग कहता है, मैं मैं भी, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। आप हमारी दुनिया में आ गए थे, इसीलिए हमारे लीडर ने कहा कि आपसे हमारी शादी नहीं हो सकती। गलती मैंने की थी कि मैंने आपके फोरहेड रिबन को टच किया, और ना चाहते हुए भी आपके साथ इस दुनिया में आया और अपने आप को दुनिया वालों के सामने रखा। मैं कोई अस्तित्व नहीं हूँ, मैं एक साया हूँ। वांगजी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, मुझे नहीं पता क्या है नहीं है, लेकिन तुम मेरे हस्बैंड हो। तो तुम्हें पता है, मैंने अपनी पत्नी को भी त्याग दे दिया, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। वो उसे मैंने सब कुछ बता दिया है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम वहीं रहोगे हमेशा। विंग, हमारे साथ वापस चलिए। विंग कहता है, नहीं, हम नहीं जा सकते राजकुमार। हम जाएंगे ना तो बहुत मुसीबत साथ में लेके आएंगे। सब कुछ खत्म हो जाएगा, अनाजें खत्म हो जाएगी, पीने का पानी सूख जाएगा, सूखा अकाल मृत्यु आएगी। नहीं आ सकती, हमारे पे साप पड़ा है, हम नहीं आ सकते। भंगजी कहता है, तो अगर मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़े तो हमें क्या करना होगा? हिंग कहता है, आप नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, हमें जाना होगा। और इतना बोल करके विंग वहां से चला जाता है। वांगजी विंग का हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता है, पर फिर भी वांगजी के हाथ को जैसे तैसे छुड़ाकर विंग वहां से रोते हुए वापस से अपनी ट्राइब्स आ जाता है, जिसे देखकर बॉक्सेस सीधे विंग को उठाकर उसी तालाब में फेंक देती है। और फेंकने के बाद वहाँ पे बिच्छू और भी ज़्यादा जहरीले डंक मारने वाले कीड़े और जो सांप वगैरह होते हैं वो सब छोड़ देते हैं। रिंग वहाँ पे खड़ा जकड़ा हुआ था उस पेड़ से बंधा हुआ, और सारे बिच्छू उसको डंक मार रहे होते हैं। बाउसेसरन बेचांग और कांगसो को देखते हुए कहती है, तुम्हारा बेटा इंसान से प्यार करने लगा है। क्या हम भूल गए हैं, जब हम इंसान थे तो इन्हीं इंसानों ने हमें मार डाला। हमने अपनी पावर का यूज़ किया और हम बस एक भटकती हुई रूहें हैं और कुछ भी नहीं, जिसका ना अंत है ना कुछ। अब तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है, और वो नौ सितारा, वो नौ सितारा ही हमें जीवन दान दे सकता है। वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ था और विंग के बारे में सोच रहा था, न जाने क्यों विंग के बारे में सोचते सोचते वांग जी को अचानक से सीने में दर्द होने लगता है, बहुत जोरों का दर्द। वो व्हील चेयर से नीचे गिर जाता है और वो अपने जो चेस्ट था ना उसको पकड़ के वो चीखना शुरू कर देता है। वांग जी बहुत जोर से चीख रहा था, उसकी पूरी बॉडी फट रही थी। नौ सितारा जो जीता था ना, उसने उसने वो उसके सीने से लगा हुआ था एक पेंडेंट के रूप में, और वो चमक रहा होता है। वो जैसे जैसे चमक रहा था, वांग जी की पूरी बॉडी अकड़ रही थी और इसका प्रभाव भावसिस को भी पड़ रहा था। वो अचानक से वहाँ से गायब होकर के यहाँ आती है, और जब देखती है कि वांग जी के गले में वो नौ सितारा है तो वो कहती है, ओ, तो जरिया ये है। और इतना बोलकर वो वांग जी को खींचते हुए उस तालाब के पास लाती है और सबको दिखाते हुए कहती है, हमारी आज़ादी का कारण ये है, इसे हम जान से मार देते हैं ताकि हम सब आज़ाद हो जाएं। इतना बोल करके और वो उस पानी में विंग के साथ बांध देती हैं, और वो नौ सितारा कहती है वांग जी को कि विंग के साथ कनेक्ट करे।
अब वांग जी जो कि नहीं समझ पा रहा था, तो वो कहती है, हम तुम दोनों को एक आध्यात्मिक क्षेत्र में भेज रहे हैं, वहां जाओ और इसे उतार कर विंग को दो। विंग इसे लेगा और वो अपने गले में पहनकर हम सबको आजाद करेगा, क्योंकि अब एक यही रास्ता बच गया है। और इसके बाद बासुसरन उन दोनों को बेहोश कर देती है। वांग जी और विंग के आध्यात्मिक क्षेत्र वाले जगह में वो दोनों उसी पेड़ के नीचे थे, लेकिन फर्क इतना था कि जो पानी पीला बाहर दिख रहा था, वो पानी वहां पे बिल्कुल साफ था। उसमें अपना चेहरा पूरा का पूरा अक्स देखा जा सकता था। वो दोनों उस पानी के ऊपर खड़े थे। विंग अपना हाथ बढ़ाता है, विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे, और वांग जी अपने गले से वो नौ सितारा उतार कर उसके हाथ में रखते हुए कहता है, ये सब क्या है विंग? विंग कहता है, ये मैं इस पेड़ पे लगा दूंगा, ये पेड़ हरा हो जाएगा तो हम सब इस जीवन से मुक्त हो जाएंगे, तो शायद कभी इंसानी रूप में आ सकेंगे। हाँ। विंग इतना बोल करके उस सितारे को उसके पेड़ के अंदर लगा देता है, और उसके बाद वो वांग जी को धक्का दे देता है। जैसे ही वांग जी को धक्का देता है, बाहरी दुनिया में वांग जी उस पेड़ से सीधे बाहर नदी के पार गिरा था। और उसके बाद वो जो जितना भी ट्राइब्स था ना, वो धीरे 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 करके पूरा गायब हो गया था। इवन विंग भी गायब हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। वांग जी को जब होश आता है तो उसके पैर ना थोड़े बहुत ठीक थे, बट वो चल नहीं सकता था अभी भी, और वो चीखता है, विंग विंग विंग। वही दूसरी तरफ सैनिक, जिसको रहा नहीं जा रहा था चेक करने के लिए, एक दो को आसपास रखा हुआ था, वो भाग कर जाता और कहता है कि अचानक से राजकुमार गायब हो गए और उनका व्हीलचेयर वहीं है। जब वो लोग आके देखते हैं तो टेंट में नहीं था, व्हीलचेयर भी पड़ा हुआ था, तो वो लोग समझ गए। वो सब भागते हुए उसी ट्राइब्स के पास आते हैं, तो वांग जी बेहोश पड़ा हुआ था। वांग जी को ला करके उस टेंट में रखा जाता है और उसका इलाज करा जाता है। वांग जी सिर्फ बेहोश हुआ था, और जब वांग जी को होश आता है तो पूरे 1 मंथ हो चुके थे, और वांग जी उस टेंट में नहीं बल्कि अपने पैलेस में था। वहाँ पे म्याम्या जो थी उसको देखभाल कर रही होती हैं। वांग जी को जब होश आता है तो वो अभी भी स्टिल चलने की हालत में नहीं था, और वो अपने पैर से लंगड़ाते हुए बाहर आता है, जहाँ पे मैम हीलर से बात कर रही थी कि और कितना टाइम लगेगा उनको होश में आने में, वो होश में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ है, वाट एवर। तो वो हीलर बताते हैं कि राजकुमार तो बिल्कुल सही है बाहर से, पर अंदर क्या चल रहा है वो तो राजकुमार को ही पता होगा ना, हमें पता ही नहीं है। जब वो होश में आएंगे तब खुद ही पता चल जाएगा। और इतना बोल करके और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद म्यामा जैसे ही पलटती है तो देखती है वांग जी है वहाँ पे। वांग जी कहता है, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? म्यामा कहती है, यकीन मानिए हम आपकी सेवा कर रहे हैं, सिर्फ अपना पत्नी धर्म निभा रहे हैं, पर क्या हम दोस्त बन सकते हैं? और आप गए थे ना उस ट्राइब में, आपको क्या मिला? क्या हमारी बात झूठ निकली? वांग जी को पता चल गया था कि हाँ, वो सब अस्तित्व में थे ही नहीं। वो तो 9 सितारा वांग जी ने जीता था विन क्लान से, तो वो लेने के बाद ही विंग और उसका पूरा क्लान मुक्त हो गया था, जीवन मरण चक्र से आज़ाद हो चुका था। मैम उसके लिए चाय पोर करके लाते हुए कहती है, आप बैठ जाइए, आपको कुछ बताना है। आज से लगभग 600 साल पहले विन ट्राइब्स बहुत ही शक्तिशाली ट्राइब्स में था। वो लोग अपनी बॉडी को रूपांतरित करके कहीं पे भी जा सकते थे। एक वही ट्राइब्स था जिसके पास अलौकिक शक्तियाँ थी और हम जैसे ह्यूमंस को कंट्रोल में करने की ताकत भी। विन क्लान के जो राजा थे विन रूहान, वो अपने भाई के साथ में वे ट्राइब्स के ऊपर हमला करते हैं और वहाँ के जो लीडर थी उनकी शक्तियों से वो अनजान, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है। और एक बार तो हार कर वो मुंह के खा के वापस लौट आया था, लेकिन दूसरी बार सोते वक्त उन सबको आग लगा देता है और जो वो 9 सितारा था उसे वो चुरा लेता है। जैसे वो 9 सितारा चुरा लेता है वैसे ही उन लोगों के ऊपर आसमानी शक्तियाँ टूट पड़ती है, सांप बिच्छू का वर्षा होती है और वो लोग जीवन मरण के चक्र में फंस गए थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उनके गॉडेस ने वो शक्तियाँ क्यों दी थी उन्हें, जो कि विंस के पास था। और जब आपने उनसे लड़ाई करके वो 9 सितारा हासिल की तो शायद से उन लोगों को पता होगा कि उनके मुक्ति का रास्ता मिल गया होगा। हो ना हो लीडर को पहले ही सब कुछ पता चल जाता है, इसीलिए शायद से उन्होंने आपको, खैर आप बुरा मत मानिए। और इतना बोलकर म्याम्या चुप हो जाती है। पर हंगनजुन को कहीं ना कहीं विंग से लगाव तो हो गया था, उसका वो चेहरा उसे बार बार याद आता था। वांग जी फिर भी स्टिल म्याम्या से कहता है, आपको अगर हमारे साथ रहना है तो आप रह सकते हैं, लेकिन हम आपको
पत्नी वाला दर्जा कभी नहीं देंगे। मैं काफ़ी समझदार थी और वो कहती है, हम मानते हैं, तो क्या हम दोस्त बन के रह सकते हैं ताकि बाहर में आपकी इज्जत भी ना जाए। तो वांगजी हाँ कर देता है। उसके बाद म्यामा अपने लिए हरम में चली जाती है अपना सारा सामान लेकर के, और वांगजी अपने कक्ष में रहता है। वांगजी जब भी रात को सोने का कोशिश करता है तो उसको विंग की याद आती है, और जब विंग की याद आती है तो वांगजी को लगता था जैसे कि कुछ अधूरा सा है, बट फिर भी उसे विंग की बहुत याद आती है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। एक और पार्ट बना दूंगी एंड देन आप लोग उसे एंजॉय करना, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।